हेलो बच्चों आज हम करेंगे क्विकली रिवाइज अपना नवंबर 2020 का रिवीजन टेस्ट पेपर जो हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू करा है सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट्स का। तो आज फटाफट से एक फास्ट ट्रैक तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। जो आसान क्वेश्चंस होंगे हम उनको फटाफट से ओरली सॉल्व कर लेंगे और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे या जिसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स होंगे तो उनको हम डीपली एनालाइज करेंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो एट द एंड हमारा फोकस रहेगा कि हर क्वेश्चन से हम फेमिलियर हो जाएं जो इंस्टीट्यूट ने इस बार अपने आरटीपी में दे रखे हैं। तो बच्चों शुरू करेंगे फटाफट से हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ट्रू एंड फॉल्स स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हम फटाफट से डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। रीजन हम सब ने वैसे ही ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो वो फटाफट से एक बार ओरल चेक करते हैं। ए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। तो ये गलत स्टेटमेंट है यानी कि फॉल्स है। एक्रूअल का मतलब कैश बेसिस नहीं होता। बी, द सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि सेल्स बुक में हम कैश सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते। सी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। कह रहा है बीआरएस हम बनाते हैं ताकि हम बैंक बैलेंस निकाल सकें। ये भी गलत कह रहा है जबकि वो तो हम रिकंसाइल करने के लिए दो बुक्स को बनाते हैं। डी, फिनिश्ड गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। ये भी गलत कह रहा है क्योंकि नियम ये होता है विच एवर इज लोअर। उसके बाद ई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। कह रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम फॉलो करते हैं ताकि हम एक यूनिफॉर्म चार्ज लगा सकें डेप्रीसिएशन का और रिपेयर और मेंटेनेंस का साथ साथ। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हमें पता है कि होने ही होने हैं तो ऐसे केस में हम WDV मेथड को ही फॉलो करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बाद एफ, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल इज गेन फॉर द ड्रॉई। कह रहा है कि अगर हमने कोई बिल को रिटायर करवाया है यानी कि हमने जल्दी पैसे लिए हैं ड्रॉई से तो उस समय हम डिस्काउंट अगर देते हैं तो ड्रॉई के लिए ये फायदा है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और ड्रॉअर अगर हम ड्रॉअर हैं तो हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही। उसके बाद जी में लिखा है ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। गलत, ये तो एक ड्रॉइंग्स है जो कैपिटल में से माइनस होगी। एच, पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। ये भी गलत है जबकि एक्चुअल में इक्वली बांटा जाता है अगर एग्रीमेंट ना हो तो। आई, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हाईलाइट टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये भी गलत है क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं यानी कि वो एक कैश समरी होता है ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों थ्योरी क्वेश्चन है। उसमें लिखा है एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो मर्केंटाइल मतलब एक्रूअल सिस्टम की बात कर रहा है। कैश सिस्टम ये बोलता है कि जब पैसा मिले तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जबकि एक्रूअल ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन जैसे ही हुई तभी रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसे पहले मिले हों या चाहे पैसे बाद में मिले हों, वो इमैटेरियल है। तो इसकी आप डेफिनेशंस और इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में है पास जर्नल एंट्रीज इन ईच केस। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नंबर 1, ए रनिंग बिजनेस वाज परचेज्ड बाय मोहन विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट क्योंकि ये एसेट्स हैं। 2 क्रेडिटर्स, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि ये लायबिलिटी है और जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा 2 कैपिटल। तो ये हमने कर रखा है सिंपल ओपनिंग एंट्री की तरह। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ सैंपल्स। जब हम फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद थर्ड, रहीम बिकेम एन इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन अ रूपी अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम
₹600। तो रहीम इंस्टॉलमेंट हो गया और सिर्फ 50% पैसे दे रहा है अपने 600 में से। तो कैश अकाउंट डेबिट 300, बैड डेट अकाउंट डेबिट 300, टू रहीम 600। तो ये भी हमारी सिंपल जर्नल एंट्री हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। तो डायरेक्टर्स अब्रॉड जा रहे हैं कोई एसेट खरीदने, तो एसेट खरीदने के लिए करे गए खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सेकंड, अमाउंट स्पेंट फॉर रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस। कह रहा है कि साधारण वर्किंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों ये एक साधारण सा ही रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये डे टू डे नेचर के वर्किंग खर्चों को कम करने के लिए हम एक खर्चा कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 3, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। अब हम स्टॉक को रिमूव कर रहे हैं, ध्यान रखना हम स्टॉक को रिमूव करने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं। तो स्टॉक एक चलता फिरता डे टू डे नेचर का बिजनेस के लिए एक करंट एसेट होता है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो इट इज ए रेगुलर खर्चा, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज्ड। बस मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं। अगर हमने कोई भी सेकेंड हैंड एसेट खरीदा और उसके रिपेयर के खर्चे करवा रहे हैं टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन, तो ये हमने नोट्स में लिख ही रखा है। इस तरह के खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये भी हम उस गाड़ी की या उस कार की ही कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो कैश बुक के अंदर देखते हैं कि क्या दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो मतलब अदर्स बुक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। बेसिकली परचेज रिटर्न बुक बनानी है। तो परचेज रिटर्न बुक बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांजेक्शन देख लेते हैं एक बार कि किसने रिटर्न, किसको रिटर्न करा। रिटर्न टू गोयल मिल्स। ठीक है, हमने उसको इतनी इतनी साड़ी इतने रुपए की रिटर्न कर दी। उसके बाद 9 जनवरी को गर्ग मिल्स, उनको हमने इतनी साड़ी इतने रिटर्न कर दी। अब गर्ग मिल्स के बारे में लिखा है कि उनसे हमने साड़ियां कैश में खरीदी थी। तो अब ये बताओ कि अगर हम कैश में खरीदते हैं तो क्या वो परचेज रिटर्न बुक्स में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ क्रेडिट में खरीदे गए ही सामान की वापसी लिखी जाती है। तो 9 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद 16 जनवरी को हमने मित्तल मिल्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद 30 जनवरी को कह रहा है हमने एक टाइपराइटर रिटर्न कर दिया क्योंकि वो डिफेक्टिव था। तो अब फिर से आपके लिए प्रश्न कि क्या हम परचेज रिटर्न बुक्स में ये कोई गुड्स को छोड़कर जो एसेट्स हैं उन्हें रिटर्न करना लिखते हैं क्या? नहीं, तो ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद बस तो इस तरह इसमें 2 ही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे और हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा। आगे देखते हैं बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन काफी बच्चों को परेशान करता है। बी क्वेश्चन में लिखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि द फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीती डाई केम। नंबर 1, क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। अब हमने त्रिवेदी को सेल करी थी 400 रुपए की, तो वैसे क्रेडिट सेल करने की एंट्री होती है त्रिवेदी डेबिट टू सेल, है ना, 400 रुपए। अब इसकी पोस्टिंग जो है वो त्रिवेदी के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड होनी चाहिए थी। ये 400 रुपए डेबिट साइड पर आने चाहिए थे वैसे तो, लेकिन हमने क्या गड़बड़ कर दी? हमने ये गड़बड़ कर दी कि हमने लिखा है वर पोस्टेड टू देयर क्रेडिट साइड। हमने गलती से 400 रुपए क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दिए, ये गलती हो गई। तो देख रहे हो बच्चों, लिखना चाहिए था 400 इधर, ये तो लिखा नहीं, उल्टा यहां पर गलत लिख दिया 400। तो क्या सिखा रखा है? अब आपको डेबिट साइड में त्रिवेदी को 800 लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट की एंट्री हो जाएगी त्रिवेदी डेबिट 800 और मैच करने के लिए टू सस्पेंस अकाउंट 800। तो फर्स्ट पॉइंट की रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई ये।
त्रिवेदी डेबिट 800 टू सस्पेंस अकाउंट 800। उसके बाद सेकंड में लिखा है परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी। हमने मंत्री एंड कंपनी से परचेज करा 420 रुपए का, पास्ड थ्रू सेल्स डे बुक एज 240। तो ये मैंने आपको सिखाई रखा है कि ये एक रिकॉर्डिंग एरर है, तो हमें परचेज की एंट्री करनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मंत्री 420, ये करेक्ट होनी चाहिए थी, जबकि हमने गलती से इसको सेल्स की एंट्री समझ के रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने सेल्स की एंट्री क्या रिकॉर्ड कर दी, रॉन्ग वाली, मंथली डेबिट टू सेल्स। तो क्या स्टेप्स होते हैं, तो पहले तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स करोगे तो बनेगा सेल्स डेबिट 240 टू मंथली 240। और फिर आपको सिखाई रखा है करेक्ट एंट्री और रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, इन दोनों को इकट्ठा कर दो यानी जोड़ दो, तो हमारी फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। तो फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, आओ कर लेते हैं। परचेज डेबिट 420, सेल्स डेबिट 240 टू मंथली 660। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू मंथली। तो सिंपल। अब वो कह रहा है देखो, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर्स एज्यूमिंग दैट। तो आपको 3 केस बता रखे हैं रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर। दे वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट ही नहीं है, इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट ही नहीं है। तो जो हमने पहली एंट्री कर रखी थी कि त्रिवेदी डेबिट टू सस्पेंस, तो अब हम एंट्री नहीं करेंगे, हम बस ऐसे लिख देंगे कि टू रॉन्ग पोस्टिंग और 800 रुपए त्रिवेदी के अकाउंट में, बस सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। अच्छा, सेकंड, दे वर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, यानी कि इसमें सस्पेंस अकाउंट का हम सहारा लेंगे। तो जो दोनों एंट्रीज हमने कर रखी थी आपके साथ डिस्कस, वो एक तरह से बी वाले पार्ट का आंसर हो गया। और सी में कह रहा है दे वर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। आओ, तो फर्स्ट का आंसर क्या था, त्रिवेदी डेबिट 800 टू सस्पेंस 800, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। सी केस में भी फर्स्ट का आंसर तो यही रहेगा, लेकिन सेकंड का आंसर जो था परचेज डेबिट 420, सेल्स डेबिट 240 टू मंथली 660। अब क्या सिखा रखा है कि अगर गलती अगले साल पकड़ में आए तो जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं उन पे चादर चढ़ाकर यानी उनको हटाकर हम लिख देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो परचेज भी नॉमिनल है, इसे हटा दिया, सेल भी नॉमिनल है, इसे हटा दिया, तो इन दोनों की जगह आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब ऐसे डबल डबल करके तो लिखोगे नहीं, तो इससे बढ़िया हम क्या ये एंट्री बना देंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 660 टू मंथली 660। तो सी केस में इस तरह से बन जाएगी हमारी फाइनल एंट्री। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, आपको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद हैं सारे तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं बीआरएस का। प्रिपेयर बीआरएस ऑफ श्री हरि एज ऑन 31 मार्च, बैलेंस एज पर पासबुक हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने का कि हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है 10,000 रुपए, तो इसे लिख लिया प्लस आइटम में। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा है बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री हरि बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री हरीज अकाउंट अनदर कस्टमर। तो बैंक को एक चेक मिला जो वैसे तो हमारा था, लेकिन बैंक ने गलती से किसी और के खाते में डाल दिया, तो हमारा पासबुक तो अभी भी नीचे ही चल रहा होगा। तो बैंक हमारी पासबुक को अब बढ़ा देगा, हमें 500 रुपए से अपनी पासबुक को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने ये 500 रुपए अभी तक हमारे अकाउंट में लिखे ही नहीं। इसी तरह थर्ड
बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। अब बैंक वाले ने एक गलती कर रखी है, हमने पैसे जमा करवाए थे 1589 रुपए, लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर लिया 1598 की तरह, यानी बैंक ने 9 रुपए ज्यादा लिख लिए पासबुक के अंदर, है ना। तो पासबुक 9 रुपए ज्यादा हो रखी है, तो अब पासबुक में 9 रुपए कम कर देंगे, तो माइनस आइटम में लिख लिया। उसके बाद फोर्थ, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट बाय 100। अब विड्रॉल कॉलम अगर अंडरकास्ट है तो इसका अर्थ यह है कि पासबुक भरी हुई है 100 रुपए से। इसका अर्थ यह है कि पासबुक में यह गलती है कि उसका बैलेंस जो है वो 100 रुपए ज्यादा चल रहा है। तो अगर पासबुक का बैलेंस 100 रुपए ज्यादा चल रहा है तो हम उसको कम कर देंगे बराबर करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन पेज 5 वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज 6 एज डेबिट बैलेंस। तो वैसे तो क्रेडिट बैलेंस था 1500 का, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक के हिसाब से, ये कैश बुक में ही गलती मानी जाती है बच्चों। ऑन पेज 5 वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज 6 एज डेबिट बैलेंस। तो यानी कि ऐसा समझ लो, कैश बुक 1500 रुपए कम होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने पेज पलटा तो हमने कैश बुक को 1500 रुपए बढ़ा रखा है। तो अगर आप टेक्निकली सोचो तो होना चाहिए था कैश बुक को यहां पर, लेकिन वो है अभी यहां पर। तो यानी कैश बुक 3000 रुपए से भरी हुई है, एक तरह से कैश बुक 3000 रुपए से भरी हुई है। तो अगर कैश बुक 3000 रुपए से भरी हुई है तो हमें पासबुक को भी 3000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाएं, है ना, क्योंकि हमें तो दोनों को बराबर करना है अल्टीमेटली, तो हम बराबर कर देंगे। उसके बाद यहां तक हो गया, और कोई पॉइंट बचा है क्या सवाल में? 6th पॉइंट ये भी देख लो, द पेमेंट ऑफ ए चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। अब एक 350 का हमने कोई पेमेंट करा होगा किसी को, तो पासबुक में से एक बार कम हो गया वो तो ठीक है, लेकिन एक और बार हमने फालतू में पासबुक में कम कर दिया, तो अब हमें पासबुक को 350 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद 7th, द पासबुक शोड ए क्रेडिट फॉर ए चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाय श्रीहरि अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इस बार उल्टा गलती हुई है। इस बार पासबुक वाले ने यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में 1000 रुपए डिपॉजिट के दिखा रखे हैं, पासबुक बढ़ा रखी है, जबकि ये किसी दूसरे कस्टमर के 1000 रुपए थे, किसी और श्रीहरि के 1000 रुपए थे। तो पासबुक में 1000 रुपए फालतू में भरे हुए हैं, तो अब हम पासबुक को 1000 रुपए कम कर देंगे। तो बस सारे आइटम्स हमारे डिस्कस हो गए। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो मैंने 10,000 प्लस 500 प्लस 3000 प्लस 350 -9 -100 -1000, तो बैलेंस बचेगा 12,741। तो ये होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो दिस इज योर आंसर, बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन जो बच्चों के जी का जंजाल बना रहता है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से करना, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। अब इसमें कह रहा है, ए ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक गिनती नहीं हो पाई स्टॉक की। ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 50,000 रुपए। आओ थोड़ा सा समझा दूं आपको। बच्चों वैसे तो 31 मार्च वाले दिन हमारे पास जितना स्टॉक होता है उस स्टॉक की गिनती होनी चाहिए, है ना, उस स्टॉक की गिनती होनी चाहिए, लेकिन वो गिनती हो नहीं पाई, उस समय स्टॉक टेकिंग हो नहीं पाया। और उसके कुछ दिनों के बाद 15 अप्रैल वाले दिन स्टॉक की गिनती हुई कि भाई कितना सामान यहां पर रखा हुआ है, उस स्टॉक की गिनती करके उसकी वैल्यू निकाल दी गई है कि ये 50,000 रुपए है, ये दे रखा है। जबकि एक्चुअल में हमें चाहिए कि
31 मार्च को क्या वैल्यू थी स्टॉक की गोदाम में, चाहिए ये दे रखा है वो 15 अप्रैल की। अब पढ़ो आगे। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। नंबर 1 कह रहा है सेल्स 41,000, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश सेल 10,000। नंबर 2 परचेजेस 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेज 1990। थर्ड सेल्स रिटर्न 1000। फोर्थ ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 हफ्ते। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10 अप्रैल, approving the rest the customer was billed on 16 April. Fifth, the trader had also received goods costing rupee 8,000 in March for sale on consignment basis. मतलब हमें कुछ गुड्स कंसाइनमेंट बेसिस पर भी मिले हैं, यानी हम कंसाइनी भी हैं किसी और मालिक के। 20% of the goods had been sold by 31 मार्च, ठीक है, and another 50% by 15 अप्रैल, ठीक है। These sales are not included in above sales. The goods are sold by the trader at a profit of 20% on sales. अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है ना, वो तो सिंपल बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वही एज ऑन 31 मार्च। तो हमें 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यू का पता लगाना है। चलो आओ, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखते हैं। पहले ये दोनों पॉइंट्स का डिस्कशन करूंगा, 1 और 3। सेल्स है 41 इंक्लूडिंग कैश सेल 10,000। इन बातों का कोई रेलिवेंस नहीं होता बच्चों। भाई हम एक्रूअल बेसिस वाले मुंशी हैं, ये सब बातें हमें बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है कि हमने नकद में इतना बेचा, नकद में इतना खरीदा, इससे हमें क्या लेना देना। तो पहले इसे छुपा दिया ताकि ये बातें दिमाग में कंफ्यूजन ही ना डालें। अब देखो सेल है 41 और सेल रिटर्न है 1000। आओ समझें बच्चों, इस ड्यूरेशन के दौरान मैं ऐसा लिख लेता हूं कि मैंने नेट सेल्स करी हैं 40,000 रुपए की। नेट सेल्स करी हैं, नेट सेल्स 40,000 कैसे, सेल थी 41 और सेल रिटर्न था 1, तो नेट सेल्स लिख लेता हूं 40,000 की करी। अब इसका ध्यान से समझना इस मीनिंग को। इसका मतलब आपने कुछ डब्बे इस ड्यूरेशन के दौरान बेचे हैं, है ना। आपने कुछ डब्बे, ये डब्बे मान लो हमारे पास 31 मार्च को तो रहे होंगे, है ना। अब ये डब्बे आपने बेच दिए हैं 40,000 रुपए में, ये डब्बे आपने बेच दिए 40,000 रुपए में। तो जब 15 अप्रैल को डब्बों की गिनती हुई होगी तो उस गिनती में ये डब्बे तो काउंट नहीं हुए होंगे, है ना, ये तो हमने बेच दिए हैं। तो जब यहां पर डब्बों की गिनती हुई, गिनो भाई गिनो कितने रुपए के डब्बे हैं, तो इन डब्बों की गिनती में तो बस जितने ये डब्बे अभी स्टोर में हैं वो काउंट हो गए, लेकिन ये वाले डब्बे जो आपने बेच दिए हैं वो डब्बे 31 मार्च को तो गोदाम में रहे होंगे ना, क्योंकि आपने ये कब बेचे, इस ड्यूरेशन में बेचे, यहां बेचे मान लो कभी बीच में। तो ये 3 डब्बे जो आपने मान लो बेचे, ये 3 डब्बे आपके रहे तो होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डब्बे जो हम बेच रहे हैं बच्चों यहां पर, ये डब्बे 31 मार्च को तो रहे होंगे ना हमारे गोदाम में, तभी तो बेचे। तो इनकी कॉस्ट क्या थी वो निकाल लेते हैं, इन डब्बों की कॉस्ट क्या थी वो निकाल लेते हैं। अब सेल अगर 40,000 है और हम सेल्स पर 20% प्रॉफिट कमाते हैं, तो पहले तो प्रॉफिट हटा दो, 20% प्रॉफिट हटा दो, 8,000 प्रॉफिट हटा दो, तो इसका मतलब इन डब्बों की कॉस्ट रही है 32,000 रुपए। तो यानी कि हमारे गोदाम में 50,000 रुपए के उस दिन डब्बे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ये 32,000 के डब्बे 31 मार्च को रहे होंगे ना, तभी तो आपने ये बेचा ही नहीं यहां पर। तो मैं ये 32,000 रुपए के डब्बों को ऐड कर देता हूं इस वैल्यू में, सो दैट आई कैन रीच कि भाई यहां पर मेरे पास कितने डब्बे थे। तो मेरे पास
50,000 की गिनती में तो आ ही चुके, वो तो थे ही थे, और ये 32,000 और रहे होंगे 31 मार्च को, ये मुझे पता चल गया। अच्छा, अब देखो सेकंड पॉइंट, परचेजेस 5034। अब इसका मतलब क्या? परचेज का मतलब कि आपने खरीदे हैं डब्बे, आपने खरीदे हैं डब्बे। तो इसका मतलब समझो कि इस ड्यूरेशन के दौरान आप बाजार से कुछ डब्बे खरीद के लाए हो, कुछ डब्बे खरीद के लाए हो, ठीक है, ये डब्बे मान लो, ये डब्बे खरीद के लाए हो। तो अब ये डब्बे आपने यहां खरीदे मान लो, तो ये 15 अप्रैल की गिनती में तो आ रहे होंगे, है ना, 15 अप्रैल की गिनती में तो ये आ रहे होंगे, क्योंकि आपने कब खरीदे? इस ड्यूरेशन में खरीदे। तो जब 15 तारीख को गिनती हुई डब्बों की, तो उसमें ये डब्बे भी काउंट हो रहे होंगे 5034 के। लेकिन ध्यान से सोचो, क्या ये डब्बे 5034 वाले डब्बे 31 मार्च को रहे होंगे गोदाम में? ना, क्योंकि ये 3 डब्बे जो हम खरीद रहे हैं 5034 के, ये हमने खरीदे हैं कब? इस ड्यूरेशन में खरीदे हैं। तो ये 15 अप्रैल की गिनती में तो काउंट हो गए होंगे, लेकिन ये हमारे पास 31 मार्च को नहीं रहे होंगे बच्चों। तो इस 5034 वैल्यू को मैं इस वैल्यू में से हटा देता हूं, बिकॉज इन डब्बों की गिनती में 5034 इंक्लूडेड तो है, लेकिन वो हमारे पास 31 मार्च को नहीं रहे होंगे। तो ये मैंने इनको हटा दिया। तो समझ आ गया सेल परचेज। अच्छा, और फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। तो फोर्थ में कह रहा है, ऑन 15 मार्च को गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 10,000, गुड्स जिनकी सेल वैल्यू है 10,000, वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। ठीक है, तो 15 मार्च कहीं यहां पर रही होगी। तो हमने 15 मार्च को किसी अपने कस्टमर को 10,000 रुपए की सेल वैल्यू वाले गुड्स दे दिए कि भाई तुम ले लो, और ये गुड्स रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर ले लो। वो तो आपने पढ़ ही रखा है चैप्टर कि अगर ये अप्रूव करेगा तो सेल मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। और 4 हफ्ते का समय दिया, तो 4 हफ्ते मतलब मोटा मोटा 1 महीना हो गया। ठीक है, अब लिखा है the period of approval being 4 weeks, he returned 40% of the goods on 10 अप्रैल। तो उसने 40% गुड्स तो 10 अप्रैल को हमें वापस कर दिए। उसने कहा ये गुड्स तो बेकार हैं, ठीक है, तो 40% ऑफ द गुड्स उसने हमें वापस कर दिए 10 अप्रैल को ही। तो 40% 10 अप्रैल को उसने वापस कर दिए। ठीक है, तो 40% का मतलब हो गया 4,000 रुपए सेल वैल्यू वाले उसने हमें रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये गुड्स तो हमारे रिटर्न हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है, कॉमा अप्रूविंग द रेस्ट, कॉमा द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल। ठीक है, अब देखो, कस्टमर ने अप्रूव जो करा कि भाई ठीक है, बचे हुए 6,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन वो अप्रूव जो हुए वो 16 अप्रैल को बिल बना, यानी कि सेल जो मानी गई, एक्चुअल में जब सेल मानी गई वो 16 अप्रैल को मानी गई, यानी 15 अप्रैल की गिनती के अगले दिन, यानी 16 अप्रैल को हमने माना कि ये सेल है 6,000 रुपए के डब्बों की। लेकिन जब तक 15 अप्रैल तक की अगर मैं बात करूं, तब तक तो ये गुड्स बेचे नहीं गए। तो जो गुड्स कस्टमर के घर में पड़े हुए हैं, लेकिन वो हमने अभी तक बेचे भी नहीं है, क्योंकि सेल 16 अप्रैल को मानी जा रही है, तो इन डब्बों को जो अभी कस्टमर के घर पर पड़े हुए हैं, ये कस्टमर का घर है, इन डब्बों को हम क्या मानते हैं? हमने पढ़ रखा है, इन डब्बों को हम मानते हैं स्टॉक विद कस्टमर, है ना, मानते हैं कि नहीं, कि ये भी हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक है या हमारा ही स्टॉक है, बस कस्टमर के घर पे रखा हुआ है, मानते हैं। तो जो 6,000 रुपए की सेल वैल्यू वाले गुड्स हैं वो हम मानेंगे कि कस्टमर के पास हमारा स्टॉक रखा हुआ है। तो आपको इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो 20% प्रॉफिट माइनस कर देता हूं। तो इन गुड्स की कॉस्ट कितनी आ गई? 4800। तो दैट मीन्स
इसका मतलब ये माना जाएगा कि 4800 के गुड्स 31 मार्च को 4800 के गुड्स हमारे ही गुड्स, ये लो बना देता हूं, जिनकी कॉस्ट थी 4800, वो बस हमारे गोदाम में नहीं थे, वो कस्टमर के घर पे थे, लेकिन माने तो हमारे ही स्टॉक जाएंगे ना। ये तो हमने एक चैप्टर पढ़ ही रखा है कि स्टॉक विद कस्टमर भी जो होता है, इट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक ओनली, इट इज आवर स्टॉक ओनली। तो हम इस 4800 रुपए के स्टॉक विद कस्टमर को अपना ही स्टॉक मानेंगे, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू को भी जोड़ रहे हैं कि भाई ये भी हमारा ही स्टॉक रहा होगा 31 मार्च को, तो इस 4800 को भी हम अपना स्टॉक ले लेंगे। ठीक है जी, हो गई कहानी क्लियर। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पर थोड़ा मैं टाइम लगा रहा हूं। फिर देखो लास्ट पॉइंट नंबर 5, द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन मार्च फॉर सेल, ठीक है, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। आओ इसकी कहानी पहले समझा दूं बच्चों, हम किसी के एजेंट भी हैं, हमारे पास कुछ गुड्स आए, हमारे मालिक ने भेजे हैं, हमारे पास कुछ गुड्स आ गए हैं, मालिक ने भेजे हैं, कितने रुपए के गुड्स आए हैं, हम कंसाइनी हैं। ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च, हमारे पास बच्चों ये 8,000 रुपए के गुड्स आ गए हैं मार्च में, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च, इसमें से 20% तो हमने बेच ही दिए, तो यानी 20% मतलब 1600 के तो हमने बेच ही दिए, मार्च में ही बेच दिए, यहीं कहीं बेच दिए होंगे, ठीक है। तो इनमें से मान लो 2 डब्बे तो बिक गए। उसके बाद एंड अनदर 50% बाय 15 अप्रैल, और 50% हमने 15 अप्रैल तक बेच दिए। 50% मतलब हो गया 4,000 रुपए के भी, वो हमने 15 अप्रैल तक बेच दिए, मतलब मान लो कहीं यहां कहीं बेच दिए होंगे, वो भी बेच दिए, ठीक है ना। अब देखो ये हम पहले ही बेच चुके, ये हमने 15 अप्रैल तक बेच दिए। अब ध्यान से 15 अप्रैल वाले डब्बों की गिनती पर फोकस करना। अब जो बचे हुए डब्बे हैं, बचे हुए डब्बे मतलब कितने बच गए, ये हो गया 56, तो 2400 रुपए के डब्बे अभी बचे गए, है ना, जो हमें हमारे मालिक से मिले हैं। 2400 रुपए के डब्बे मान लो ये बच गए, ये रहे। अब ये डब्बे जो हैं, ये डब्बे जो 2400 रुपए के भी बचे हुए हैं, ये डब्बे 15 अप्रैल की गिनती में आ रहे होंगे, है ना, ये डब्बे 15 अप्रैल की गिनती में आ रहे होंगे, क्योंकि ये अभी तक बिके नहीं। भाई 8,000 रुपए के डब्बे हमें मालिक से मिले, जिसमें से 1600 के हम बेच चुके, 4,000 के भी हमने अप्रैल में बेच दिए, 2400 के अभी तक नहीं बेचे, तो ये डब्बे अभी भी हमारी गिनती में आए होंगे 15 अप्रैल को, है ना। ये मालिक के डब्बे हैं, हमारे डब्बे नहीं है, मालिक के डब्बे हैं, क्योंकि ये कंसाइनर ने भेजे हैं, हम तो ट्रेडर हैं, हमें कंसाइनमेंट पर मिले हैं डब्बे, ये हमारे डब्बे नहीं है बच्चों, हम इन 3 डब्बों के मालिक नहीं है, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो देखो, तो जो ये 2400 रुपए के डब्बे हमारी गिनती में तो आ रहे हैं, हमारी गिनती में तो आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे डब्बे नहीं है, वी आर नॉट द मालिक ऑफ दीज 2400 डब्बे, तो इन्हें मैं हटा दूंगा, बिकॉज ये 3 डब्बे तो मालिक के हैं साहब, हमारे नहीं है, तो ये हमारी गिनती में नहीं काउंट होंगे। तो अब उसका आंसर निकालते हैं कि फाइनली सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, क्या आंसर आएगा हमारे स्टॉक का। तो 50 + 32 - 5034 + 4800 और -2400, तो ये आ रहा है 79366। तो इसका मतलब ये हमारे सही क्लोजिंग स्टॉक की, यानी 31 मार्च के क्लोजिंग स्टॉक की बिल्कुल सही वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। 2400 रुपए वो थे जो डब्बे हमारे पास है, लेकिन हम मालिक नहीं है, तो माइनस करा। 4800 रुपए वो थे जो डब्बे तो हमारे पास नहीं है, कस्टमर के घर पे रखे हुए हैं,
लेकिन वो मानते हमारा ही स्टॉक है इसीलिए उन्हें लिया। और बाकी सेल परचेज तो सिंपल सिंपल थे कि भाई खरीदा था तो वो अभी होगा नहीं हमारे पास तो माइनस कर रखा है, सेल कर दिया था जो होगा हमारे पास तो ऐड कर रखा है। तो मतलब इस तरह से हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। चलो, तो आई होप बच्चों आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हम देखेंगे, डिस्कस करते हैं कि क्या है 7 के अंदर। मेसर्स ग्रीन चैनल परचेज्ड ए सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर 1,60,000। ओवरहॉलिंग इरेक्शन चार्जेस अमाउंटेड टू 40,000। तो टेक्निकली हमारे लिए तो ये मशीन की वैल्यू 2 लाख बन गई कॉस्ट। अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 80,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमने एक और मशीन खरीद ली, ठीक है, मशीन 2। ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। तो 1 जुलाई को हमने इस मशीन 1 को बेसिकली बेच दिया 1 लाख रुपए में, ठीक है। अनदर मशीन अमाउंटेड टू 30,000 वॉज परचेज्ड। और फिर हमने एक और नई मशीन खरीदी और जिसे इंस्टॉल कर दिया हमने 30 सितंबर को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मशीन 3, ठीक है ना, कहानी के अनुसार मशीन 3। तो जिस दिन इंस्टॉल करते हैं उसी डेट पर माना जाएगा कि ये ली है, यानी 30 सितंबर। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी SLM। तो 2016 में हम जब 2017 में जब हमने मशीन्स खरीदी तब हम लेंगे SLM मेथड। उसके बाद 2017 के बाद 2018 में भी हम लेंगे SLM मेथड। However, from the year 2020, it is decided to adopt WDV मेथड। 2020 से हमने मान लिया कि हम WDV मेथड को फॉलो करेंगे, यानी कि हमने मेथड बदल लिया, ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड, और रेट भी बदल गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2017 टू 2020। तो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा 15-20 मिनट, लेकिन डिस्कशन कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सरल डिस्कशन है। 2017 में आप SLM मेथड लगाओगे 10%, 2018 में SLM लगाओगे 10%, 2019 में SLM लगाओगे 10%। 19 में आपने एक मशीन बेच भी दी तो उसको बेचने पे नॉर्मल लॉस जो निकाला वो निकाल जाएगा। और 2020 में जब आप डेप्रीसिएशन निकालोगे तो 2020 में जो भी बैलेंसेस आ रहे होंगे मशीनों के, उस बैलेंस पर फिर 15% लगाना है, क्योंकि 2020 में हमने WDV मेथड को अडॉप्ट कर लिया है और वो भी 15% के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना, पहले 3 साल तक तो नॉर्मल SLM सॉल्व करते रहना। 2020 में जो आपका बैलेंस होगा मशीनों का, उस बैलेंस पर आप 15% का डेप्रीसिएशन निकाल दोगे, क्योंकि लास्ट ईयर में आपको WDV के हिसाब से डेप्रीसिएशन निकालना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये करना है, बाद में इसका एक बार सॉल्यूशन भी देखकर आपके साथ चर्चा कर लूंगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कुछ नया तो नहीं है। रीता ओड ₹1 लाख टू सिरिमन। रीता को 1 लाख रुपए देने हैं सिरिमन को। On 1 October, Rita accepted a bill drawn by Siriman for the amount at 3 months. तो इसीलिए रीता ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो ड्रॉई है और सिरिमन ड्रॉर है, 3 महीने का बिल है। सिरिमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर 99,000 ऑन 3 अक्टूबर। तो जाहिर सी बात है सिरिमन ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, 1000 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्ज आ गए, 99 रुपए का बिल, उसके पैसे मिल गए। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच सिरिमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब ड्यू डेट से पहले रीता पहुंच गई कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, इस बिल को रिन्यू कर दो। सिरिमन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 भी पेड इमीडिएटली, 50,000 रुपए तो इमीडिएटली दो, अभी के अभी कैश, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। और साथ ही साथ उसने कहा कि जो बैलेंस बच गया,
जो बैलेंस बच गया, उस बचे हुए बैलेंस पर 12% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का मुझे ब्याज भी दो, ठीक है। एंड फॉर द बैलेंस रीता शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। तो रीता को एक नया बिल भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है, 1 लाख का बिल था, 50 तो इमीडिएटली कैश मिल गया, बचे 50 पर 12% निकालोगे 3 महीने का तो आ जाएगा 1500 रुपए। तो 1500 का हो गया ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। उसके बाद जब नया बिल बनेगा, जो रीता नया बिल एक्सेप्ट करेगी तो वो करेगी, बैलेंस अमाउंट था 50,000 विद इंटरेस्ट 1500, तो न्यू बिल विल बी ऑफ 51,500। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट, ये सब हो गया, रिन्यू हो गया। फिर आफ्टरवर्ड्स लिखा है रीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बाद में रीता जो है वो हो गई इंसॉल्वेंट और 40% पैसा ही उससे रिकवर हो पाया, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं दोबारा से ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस कर लें। तो इसमें हुआ ये कि सबसे पहले श्रीमन की अगर बात करें, उसने एक बिल ड्रॉ करा, तो बीआर डेबिट टू रीता 50,000 1 लाख। 3 अक्टूबर को उसने वो बिल डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। फिर श्रीमन ने, जब रीता ने कहा कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, रिन्यू करना है, तो श्रीमन ने कहा 50,000 भी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। अच्छा, तो उसने इंटरेस्ट भी इमीडिएटली ले लिया, ठीक है। तो श्रीमन कह रहा है मैं 50,000 भी लूंगा इमीडिएटली और इंटरेस्ट भी अभी इमीडिएटली ले लूंगा, यानी श्रीमन रीता से कितने रुपए अभी इमीडिएटली कैश ले लेगा, 50,000 प्लस 1500 का इंटरेस्ट, तो 51,500 वो अभी के अभी उससे इमीडिएटली ले लेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता 51,500। उसके बाद वो फिर से नया बिल बनाएगा बैलेंस अमाउंट के लिए। अब बैलेंस तो बचा ही सिर्फ 50,000 है ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो उसने पहले ही कलेक्ट कर लिया। तो नए बिल बनाने की एंट्री बीआर डेबिट टू रीता। उसके बाद फिर से बिल तो वो डिसऑनर हो गया क्योंकि रीता इंसॉल्वेंट हो गई और 40% पैसे ही रीता की एस्टेट से कवर हो पाए। तो बिल डिसऑनर की एंट्री पहले तो वो करेगा रीता डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 50,000 और फिर 40% पैसे ही रिकवर हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 30,000 टू रीता 50,000। बस, तो कितना सिंपल क्वेश्चन, सारी एंट्री हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है मिस्टर ए ऑफ आसाम सेंट ऑन 18 फरवरी 2020 ए कंसाइनमेंट। मिस्टर ए ने आसाम के 18 फरवरी को एक कंसाइनमेंट भेजा 1000 डीवीडी प्लेयर टू बी ऑफ बंगाल कॉस्टिंग 100 ईच। आओ तो इसे एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत से बच्चों के जी का जंजाल बना रहता है। तो बच्चों ये देखो, इसके अंदर 1000 डीवीडी जा रही हैं और एक डीवीडी की कॉस्ट है 100 रुपए ईच, ठीक है। तो ये ट्रक जा रहा है, कंसाइनर ने भेज दिया ट्रक किसके पास, बी के पास। एक्सपेंसेस ऑफ 1500 वर मेट बाय द कंसाइनर। अब ए को सामान चढ़ाना होता है ट्रक में, तो बता ही रखा है इसके कुछ खर्चे आ गए 1500 रुपए के, ठीक है। बी स्पेंड रुपी 3000 फॉर क्लियरेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। बी ने स्पेंड करे 3000 फॉर क्लियरेंस, बी मतलब ये, अब ट्रक इसके पास पहुंचा होगा तो भाई क्लियरेंस वगैरह ये वो चार्जेस लग ही जाते हैं, तो 3000 रुपए तो लग गए इसके क्लियरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिर ये डीवीडी बेचेगा भी, तो सेलिंग एक्सपेंसेस लग गए उसके 20 रुपए पर डीवीडी प्लेयर, और इसके सेलिंग एक्सपेंसेस भी लग गए एट द रेट 20 रुपए पर डीवीडी, ठीक है ना। तो जो जो क्वेश्चन बोले अभी हम उसको समझ रहे हैं। बी सोल्ड ऑन 15 मार्च 2020 600 डीवीडी प्लेयर एट द रेट 160 पर डीवीडी प्लेयर।
अब बी ने 600 डीवीडी प्लेयर तो बेच दिए 160 के, तो भाई इसके पास 1000 डीवीडी पहुंची होंगी, तो उसमें से उसने 600 डीवीडियां तो बेच दी, किस दाम पर? 160 रुपए के दाम पर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो देखो 100 रुपए कॉस्ट थी डीवीडी की, 160 में बेच रहे हैं। एंड अगेन ऑन 20 मई 300 डीवीडी प्लेयर एट 170 ईच। फिर कुछ दिनों के बाद उसने 300 डीवीडी प्लेयर भी बेच दिए। ये बेचे इस बार तो और ज्यादा दामों पर, ओवर राइडिंग कह सकते हो, मतलब कि 160 में तो पिछली बार बेचा ही बेचा था, उससे भी ऊपर 170। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। बी को कमीशन मिलेगा 25 रुपए पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। तो ये तो सीधा सीधा ही निकाल देता हूं भाई, बी को क्या मिलेगा? कमीशन। एक डीवीडी प्लेयर बेचने के 25 रुपए मिलेंगे, तो उसने कितने डीवीडी प्लेयर बेचे? पहले 600 बेचे थे, फिर 300 बेचे थे, तो उसने कितने डीवीडी प्लेयर बेच दिए? 900। तो एक डीवीडी प्लेयर बेचने का 25 रुपए। उसके बाद प्लस और क्या मिलेगा? अच्छा, प्लस भी है, प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट, 1/4 अमाउंट का, बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन thereon exceeded a sum calculated at rupee 125 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। ठीक है, तो मतलब वही ओवरराइडिंग कमीशन की लैंग्वेज हो गई कि भाई 125 रुपए पर डीवीडी प्लेयर से भी ऊपर एक्स्ट्रा दामों पर उसने जो बेचा उस अमाउंट का, और टोटल जो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स हुई हैं उस अमाउंट के बीच में एक डिफरेंस जो होगा उसका भी उसको 1/4 मिलेगा। ठीक है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक की एक जो लैंग्वेज है, इसका मैथमेटिकल रूपांतर लिख लेता हूं अगले पेज पर। वो ये कह रहे कि बी को 1/4 मिलेगा ऑफ द अमाउंट। क्या अमाउंट? कि भाई जो भी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स हुई हैं उसमें से माइनस कर देंगे हम उसका सारा कमीशन, ऑल कमीशन, और उसमें से माइनस कर देंगे हम जो भी उसने सेल करी है डीवीडी की एट द रेट 125 के हिसाब से। तो वो अंग्रेजी ये कह रही है गणित में, उस अंग्रेजी का गणित रूपांतर ये है बच्चों। ठीक है ना, तो एक बार इसको निकाल के देखना पड़ेगा, मतलब ठीक है। फिर लिखा है बी सेंट द अमाउंट ड्यू टू ए ऑन 30 जून। तो बी ने बचा हुआ पैसा 30 जून को ए को दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। तो यही हम बनाते भी हैं, यही हमारा आता भी है। चलो तो स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं। पहले डीवीडी की बात कर लूं। 1000 डीवीडियों में से 600 उसने बेची थी, 300 उसने बेची थी, तो 600 उसने बेची थी 160 के हिसाब से। तो कितने रुपए हो गए? यहां लिख लूं 600 इंटू 160, 600 इंटू 160 96,000, और 300 इंटू 170 51,000। तो ये उसने माल बेचा था। अच्छा मजेदार बात, 1000 डीवीडियों में से 600 और 300 बेची, तो यानी कि 100 डीवीडियां क्लोजिंग स्टॉक में भी होंगी, 100 डीवीडियां क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी होंगी। तो ये तो है क्वेश्चन, ये तो बन गया क्वेश्चन। अब हम बनाते हैं खाते, जो उसने कहा कि खाते बना के दिखाओ। चलो तो फटाफट खाते बनाते हैं, मतलब क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट्स तो पता ही है कि कहां क्या लिखना है। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना देता हूं आपके लिए, बाकी बी का अकाउंट तो आप बना ही लोगे, वो तो बड़ा सिंपल है। चलो तो सबसे पहले 18 फरवरी को क्या हुआ था, कहानी में लिखा है ना कि हमने 100 रुपए के हिसाब से 1000 डीवीडियां बेची थी। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो 1 लाख रुपए के गुड्स हमने कंसाइनमेंट पे भेजे थे। फिर 18 तारीख को ही लिखा था कंसाइनर ने खर्चे करे थे, तो कंसाइनर के खर्चे की एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने 1500 रुपए खर्चे करे थे।
उसके बाद 18 तारीख को ही मान लेते हैं कि बी ने जो क्लियरिंग चार्जेस के खर्चे करे थे, तो 2B 3,000 रुपए उसने क्लियरिंग चार्जेस के खर्चे करे थे। फिर उसके बाद उसने 20 रुपए के हिसाब से सेलिंग एक्सपेंस करे थे। अब सेल कब हुई एक बार देख लें, तारीख उसने कब बेचे थे। सेल उसने करी थी 15 मार्च को, तो 15 मार्च ले लेते हैं डेट, या हम जो भी एडिक्वेट डेट है वो भी ले सकते हैं। तो 15 मार्च को उसने सेलिंग एक्सपेंस करे थे। सेलिंग एक्सपेंस कितने करे थे? 20 रुपए पर डीवीडी सोल्ड। तो उसने 900 डीवीडियां बेची थी और 20 रुपए उसने सेलिंग के खर्चे करे थे, है ना, ये लिखा ही है 20 रुपए पर डीवीडी प्लेयर। तो कितना हो गया जी? 18,000। ठीक है ना, यही था कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर बी ने सेल करी थी, तो वो भी आपको पता है, इधर लिखते हैं सेल कब करी थी उसने। टोटल सेल उसने करी थी वही 15 मार्च को ही। तो 15 मार्च को बी ने सेल करी थी बाय बी, वो मैंने आपको निकलवाई दी अभी रफ में अमाउंट देखो, 96 और 51, 600 डीवीडी। अच्छा, अलग अलग डेट्स पे बेची थी ना उसने, तो अलग अलग डेट्स ले लेते हैं बच्चों। ये बेची थी 15 मार्च को, ये बेची थी 20 मई को, तो अलग अलग ही लिख लेते हैं। तो 15 मार्च को उसने बेचा था 96,000 का, और 20 मई को उसने बेचा था 51,000 का, है ना। तो सेल होती थी तो वहीं पे लिखते हैं बाय कंसाइनी। यहां तक सेम कॉन्सेप्ट। अब 30 जून को बच गया था 100 डीवीडी उसके पास बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, जो मैंने आपको बता रखा है कि आपको वर्किंग नोट में निकालना पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा, वो भी निकालते हैं। उसके बाद बी को हमें कमीशन भी देना था, तो 30 जून को ही, यानी सारी ट्रांजैक्शंस होने के बाद 2B, बी को कमीशन भी देना है, वो भी निकालेंगे वर्किंग नोट में अभी हम। बस फिर दोनों साइड का टोटल कर देंगे और हमारा इधर आ जाएगा 30 जून को टू प्रॉफिट, यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो भी बचा होगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों फिट हो गया, जैसा हम पढ़ते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। चलो जी, अब 2 वर्किंग नोट्स करने हैं, तो पहले कौन सा करना है बताओ। चलो पहले क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में 100 डीवीडी प्लेयर बचे हुए हैं। आओ, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन यहां निकलवा देता हूं फटाफट, छोटी सी होती है फॉर्मूला उसका। तो 100 डीवीडी प्लेयर्स का इनिशियल कॉस्ट कितनी? 100 रुपए, प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस, तो 1500 रुपए उसने खर्च करे थे 1000 डीवीडी प्लेयर्स पर, तो 100 पर कितने करे होंगे प्रोपोर्शनेट, तो ये आ गया, प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंस, नॉन सेलिंग थे सिर्फ 3000, बाकी वाले तो सेलिंग थे, तो 3000 रुपए उसने खर्च करे 1000 डीवीडी पर, तो 100 पर प्रोपोर्शनेटली कितने। तो यही था फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक निकालने का। तो इसे सॉल्व कर लो बच्चों, क्या आएगा? 10,000 और 150 और 300, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आ जाएगा 10,450। मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रखे हैं, क्योंकि कोई भी चीज कॉन्सेप्ट से हटके नहीं है ना, आपने तो पढ़ी रखे तो आपको तो याद भी आ रहा होगा। यही था कॉन्सेप्ट, यही था फॉर्मूला। और अब देखो कमीशन निकालते हैं। अब कमीशन के लिए क्या बोला था कि उसे मिलेगा, पहले तो जितने डीवीडी उसने बेचे उस डीवीडी पर 25 रुपए तो सीधे सीधे मिलेंगे, मतलब ये तो हो ही गया। अब आधा पार्ट उधर लिखा है तो उधर पूरे लिख देता हूं बच्चों आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, और प्लस ये भी मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार पूरी अंग्रेजी दोबारा से लिख लेते हैं कि बी के कमीशन को आखिर मिल क्या क्या रहा है। पूरी अंग्रेजी यहां दोबारा लिख रहा हूं कि बी कमीशन इज इक्वल टू, बी को क्या कमीशन मिल रहा है? जितने डीवीडी बेचे
एट 25 रुपए के रेट पर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके अलावा 1/4 मिलेगा किस अमाउंट का, जो भी टोटल सेल प्रोसीड हुई है उसमें से सारे कमीशन माइनस करना और उसमें से माइनस करना जितने डीवीडी बेचे हैं 125 के रेट के हिसाब से। ये गणित है, तो बी के कमीशन की ये गणित बन गई पूरी। चलो तो अब इस गणित में फिट करें बातें। तो अच्छा, अब ऑल कमीशन में मतलब ये कि बी को जो भी हम कमीशन दे रहे हैं वो सब माइनस हो जाएगा। बी को जो भी कमीशन दे रहे हैं, है ना, बी का कमीशन माइनस हो जाएगा, बी का कमीशन भी माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा, ये कह रहा है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, अब क्योंकि बी का कमीशन ही निकाल रहे हैं और वो उधर भी है, अजीब सी मैथ्स होगी, इसको एक्स ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 25 22,500 प्लस 1/4 इंटू, अब सेल प्रोसीड कितनी थी, एक तो 96 का था, एक 51 का बेचा था, तो 96 और 51 है ना, वो देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। सेल प्रोसीड्स कितनी करी थी बी ने, 96 और 51 147, तो 147 की सेल प्रोसीड्स माइनस बी का कमीशन माइनस सेल एट 125, तो 900 डीवीडी उसने बेची थी, 125 रुपए का कह रहा है कि रेट लगाओ, तो 900 इंटू 125 कितना हो गया, 1,12,500, 1,12,500, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई मैथमेटिक्स वाली, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो अब, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4 ऑफ, अंदर बचेगा सिर्फ 34,500 माइनस x, और फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो 4 को इधर ले जाते हैं, 4x इज इक्वल टू 4, इसमें कॉमन भी बना होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 90,000 प्लस 34,500 माइनस x, ये बन गया, ये इधर आ जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 1,24,500, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 24,900 आ रहा है बच्चों, है ना, कैलकुलेटर पर। तो सीधा x को तो सॉल्व कर ही लोगे, वही लिख लेते हैं। तो यानी b का कमीशन जो आया वो आ गया 24,900। तो ये आप नोट कर सकते हो, इसमें मेन कहानी थी कमीशन की जो लैंग्वेज दे रखी थी उसका गणित समझने की। तो बस अब कमीशन में डाल दो 24,900, तो कमीशन में आ गया 24,900, तो क्या बचेगा बैलेंस, अब टोटल करके बैलेंस निकाल लो। तो इधर का तो आ रहा है 157,450, 157,450 में से वो सारे माइनस करोगे तो बचेगा प्रॉफिट 10,050 रुपए, 10,050 रुपए, ठीक है ना। तो ये आ रहा है, तो बेसिकली इसमें हमको ये करना था, और ये एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था। बी का अकाउंट तो बच्चों आप बना ही लोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्कशन। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे ये है एक छोटे से चैप्टर का, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर, ठीक है ना। तो अलग अलग डेट पर अलग अलग व्यक्ति को हमने कुछ अमाउंट का सामान बेचा है, अब उसमें से कुछ तो रिटर्न हो गया, है ना, ये देखो रिटर्न हो गया, कुछ कस्टमर ने अपने पास रोक लिया। दो के बारे में कह रहा है नो इंफॉर्मेशन,
नो इन्फॉर्मेशन का मतलब ना उसने अभी तक अप्रूव करा ईयर के एंड पे, ना उसने रिजेक्ट करा, सिंपल। गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच। अब कंडीशन ये है कि जो भी तारीख पर आपको दिया गया है गुड्स 15 दिन के भीतर भीतर बताना है। फेलिंग विच, अगर नहीं बताया तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स, तो मान लिया जाएगा कि सेल हो गई, ठीक है ना। तो ये सिंपल बच्चों क्वेश्चन है। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक्स, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो इसमें दो चीजें बस हमको बनानी है। तो बेसिकली मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा दूंगा, इसमें बड़ा सिंपल था, हमने बनाई रखे हैं दोनों अकाउंट्स। जितना जितना बेचते रहेंगे उतना उतना पार्टी का नाम लिखते रहेंगे, जो रिटर्न हो गया या रिटेन हो गया, जो बच गया वो उसमें आता रहेगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल है अगर एग्जाम में आता है तो एक बार यहां तक का डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों आज के पार्ट में। तो ये सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, आप यहां से भी चेक कर सकते हो अगर आपको देखना है। ये डेप्रीसिएशन वाला क्वेश्चन है जो मैंने कहा था यहां पर आपको दिखाऊंगा। इसमें 2017 के अंदर एसएलएम मेथड लग गया, 2018 के अंदर एसएलएम मेथड लग गया, 19 के अंदर एसएलएम मेथड लग गया, मशीन बेच दी। 2020 के अंदर सिर्फ हम 15% लगाएंगे WDV, क्योंकि 20 में हमारा मेथड चेंज हो गया था, बस। बाकी इसकी वर्किंग दे रखी है आपके रेफरेंस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हमने कंसाइनमेंट का क्वेश्चन भी कर लिया था डिस्कस। उसमें देखो प्रॉफिट आ रहा है 10,050 जो हमारा आया था सेम, और बी का अकाउंट सिंपल बन जाएगा। एंड देन गुड्स ऑन सेल और रिटर्न डे बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते थे, सिंपल। ट्रांजैक्शन डेट, जिस पार्टी को सामान हमने भेजा जितने का वो आ गया, और जिस डेट पर अगर वो अप्रूव है तो सोल्ड, रिटर्न है तो रिटर्न, अप्रूव्ड और रिटर्न, अप्रूव और रिटर्न। इस हिसाब से हम कॉलम बनाते थे। और जो हम टोटल अकाउंट बनाते हैं ये भी मैंने आपको बनवा रखा था बच्चों, बड़ा सिंपल है। इधर लिखना है सबसे पहले जितने गुड्स हमने भेजे टोटल 77,000 के, उसमें से कितने वापस आ गए, 17,000 वापस आ गए, उसमें से कितने सेल हो गए, 47 सेल हो गए, और जो बच गए बेसिकली जो अभी भी कस्टमर के पास पड़े हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल, वो हैं 13,000 के, जिसको हम एज ए बैलेंस शो कर देते हैं। तो ये था बच्चों बेसिकली आज का डिस्कशन जो मुझे पहले करना था आपके साथ। तो आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चन आरटीपी के हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा।